हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के चैप्टर न्यूक्लियाई को। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये कोई एलिमेंट है x और यहाँ पे लिखा हुआ a और यहाँ पे लिखा हुआ z, तो ये a बताता है एटॉमिक मास को, z बताता है एटॉमिक नंबर को और a माइनस z बताता है एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर, और a माइनस जेड एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो a माइनस जेड से क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे बच्चों अगर एक एग्जांपल ले लीजिए यूरेनियम का, तो यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 235, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 92, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 92। एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर कितना हो जाएगा 235, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पूछा जाए तो 235 में से 92 को माइनस कर देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 143 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है बच्चों, इस बात पे डिपेंड करता है कि एटॉमिक मास क्या है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूक्लियॉन्स रहता है। न्यूक्लियॉन्स का है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। जो चीज न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियॉन्स के अंदर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास। तो जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मान लीजिए न्यूक्लियस को, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ए के। तो आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 3a अपॉन में 4 पाई, ये आ जाएगा। तो आर क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4 पाई की पावर 1/3, और ये हो जाएगा a की पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे और ओवरऑल कांस्टेंट को लिख देंगे r0 a की पावर 1/3। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। यहाँ पे a क्या है, एटॉमिक मास है। a क्या है, एटॉमिक मास। और अगर हमें दो अलग अलग न्यूक्लियाई दे रखा हो तो हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, r1 अपॉन r2 किसके इक्वल हो जाएगा, a1 अपॉन में a2 की पावर 1/3। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जहां पे r0 एक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1.2 फर्मी होता है ये R0 की वैल्यू। देखिए बच्चों, इस टाइप का न्यूमेरिकल एक नंबर में काफी बार पूछा जाता है। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक मास 8,27। दो न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक मास है 8,27, उसके रेडियस का रेशियो क्या होगा? तभी मैंने बताया पीछे R1 अपॉन R2 किसके इक्वल होता है? A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। तो सिंपली आ जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा 8, A2 की जगह आ जाएगा दूसरे का एटॉमिक मास 27 की पावर 1/3। 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 2, और 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम? किसी न्यूक्लियस का डेंसिटी कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। इसका हमें डेंसिटी निकालना है। तो बच्चों डेंसिटी किसके इक्वल होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल। तो मास ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियॉन का मास हमने m ले लिया है, हमने ले लिया m। मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन, कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है? एटॉमिक मास। ए का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, और ईच न्यूक्लियॉन का मास क्या है? m। तो टोटल मास क्या हो जाएगा? m इंटू में a, ये तो हो गया मास। अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई
आर क्यूब, ये आ जाएगा। इक्वेशन 1 लिख दीजिए। और अभी हमने देखा था आर किसके इक्वल था, आर नॉट ए की पावर 1/3। जब इसे हम यहाँ पुट कर देंगे तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए, और ये हो जाएगा कितना, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर नॉट का क्यूब, और ए की पावर 1/3 का जब क्यूब करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा 3ma अपॉन में 4 पाई आर नॉट का क्यूब, और यहाँ सिर्फ ए बचेगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो सबसे मेन बात आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो मास, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो रो किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू में m अपॉन में 4 पाई आर नॉट का क्यूब। यहाँ पर m क्या, मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, जो कि कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के करीब होता है, इतना kg। 4 पाई कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट, आर नॉट की वैल्यू कितनी थी, 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। तो ये सारी वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है, चाहे एलिमेंट कोई भी हो, न्यूक्लियर डेंसिटी एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। और ये कितना होता है, लगभग 2.23 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है। 2 पॉइंट इसे मेन याद रखना है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है, और आपको याद रखना है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है सारे एलिमेंट के लिए सेम। जैसे आपसे बोल दें 2 एलिमेंट है, जो 2 न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास है, एक का एटॉमिक मास है 27 और दूसरे का एटॉमिक मास है, ऐसा बोल दे आपको 1 है। अब बोले इसके रेडियस और डेंसिटी का रेशियो निकालो। तो रेडियस का रेशियो तो हम जानते हैं R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। इन दोनों का हम क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 और 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1। तो इसका रेशियो तो ये 3:1 हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बचे ρ1 अपॉन में ρ2 आपसे पूछे तो आपका रेशियो आएगा 1:1, क्योंकि एटॉमिक, ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है एनर्जी मास रिलेशन। आइंस्टाइन का ये काफी फेमस इक्वेशन है, E = mc²। इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में। जैसे कोई 1 kg का लकड़ी का टुकड़ा होता है, 1 kg या फिर 2 kg का कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है, जब उसको हम जला देते हैं तो वो 2 kg मास गायब हो जाता है, राख बन जाता है। तो 2 kg मास गायब हो जाता है। तो 2 kg मास, इतना सारा मास होता है 2 kg का, वो गायब कहाँ हो जाता है, तो वो मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसी रिलेशन से पता चलता है कि एनर्जी मास क्या होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। E = mc², जहाँ पे E क्या बच्चों, एनर्जी है, E है एनर्जी, और m क्या है, मास, और C क्या है, C है, C की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। नेक्स्ट देखिए काफी इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक है बच्चों, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, जब न्यूक्लियॉन्स जुड़ करके न्यूक्लियस बनाता है तो न्यूक्लियॉन्स को जुड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है, देखिए मास डिफेक्ट क्या है, अगर आपको एज सच आपके पास एनर्जी नहीं है और आपको फिर भी एनर्जी चाहिए तो आप mc² यानी मास की हेल्प से भी एनर्जी ला सकते हैं। एज सच अगर एनर्जी नहीं है फिर भी एनर्जी चाहिए, तो अगर एनर्जी नहीं है तो आप मास अगर आपके पास है तो आप एनर्जी गेन कर सकते हैं, क्योंकि मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो मास डिफेक्ट होता क्या है, जब न्यूक्लियॉन जुड़ करके न्यूक्लियस बनाता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि न्यूक्लियॉन सही है, न्यूक्लियॉन का है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मास है 20, और जब न्यूक्लियस का मास आप मेजर करेंगे तो न्यूक्लियस का मास 20 ना होगा, कितना होगा 19। यानी इसका जो एक मास है, एक मास क्या हुआ, ये एक मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। किस चीज के लिए, बाइंडिंग एनर्जी के लिए। यानी इस न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध करके रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होता बाइंडिंग एनर्जी। वो मिलता कहाँ से है, मास डिफेक्ट से। वो मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो बेसिकली मास डिफेक्ट क्या है, मास का डिफरेंस है। किस मास का, न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियॉन्स का मास और न्यूक्लियस के मास का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। जैसे इस छोटे से केस में जो मैंने लिया, न्यूक्लियॉन का मास 20 है, न्यूक्लियस का मास क्या है
19 है तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम कितना हो गया बच्चों 1। अब वो 1 मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। अब वो एनर्जी किस लिए यूज हो जाएगा इस न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध करके रखने के लिए। तो बच्चों से साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे मास डिफेक्ट क्या हो गया, मास का डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों A माइनस Z। और ईच आप देखिए अब हम इसका मास निकालने वाले हैं, मास ऑफ जो मास डिफेक्ट होता है किसका डिफरेंस होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इसे लिख दीजिए मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये होता है मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम किसके इक्वल है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के मास में प्रोटॉन का भी मास आएगा और न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन का भी मास आएगा। तो एक प्रोटॉन का मास है अगर एम पी तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि क्या होता है Z। ये हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक मास मान लेते एक न्यूट्रॉन का मास है mn और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है A माइनस Z, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट किसका हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया। और इसमें न्यूक्लियस का मास माइनस कर दे जिसको क्या लिया गया है m, तो ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी डेल्टा m किसके इक्वल आ गया, m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में Z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस। ये है मास डिफेक्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जब न्यूक्लियॉन्स मिल करके न्यूक्लियस बनाता है तो उसका कुछ मास किस में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, क्या करने के लिए, इस न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध करके रखने के लिए। तो वही मास डिफेक्ट जो है, वो जो मास का डिफरेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि एनर्जी का आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था, mc², इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर मास की जगह पे मास डिफेक्ट आता है तो एनर्जी का एक स्पेशल नाम हो जाएगा, उस एनर्जी का नाम होगा बाइंडिंग एनर्जी। यानी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास की जगह लिखेंगे मास डिफेक्ट इंटू में c²। तो बाइंडिंग एनर्जी होगा मास डिफेक्ट। हम जानते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियॉन का मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये हो गया न्यूक्लियॉन का मास, इसमें से न्यूक्लियस का मास हम क्या कर देंगे माइनस। तो ये हो गया मास डिफेक्ट इंटू में c²। तो ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट है बच्चों, काफी हलवा टॉपिक है, एग्जाम में इतना आसान कभी नहीं आता, फिर भी देखो नोट्स में लिखा हुआ था बता देता हूँ। आइसोटॉप यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, आइसो बार में क्या होगा, एटॉमिक मास सेम, आइसोटोन में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। देखो तो ट्रिक से याद सकते हो, आइसोटॉप इसमें P आ रहा है तो प्रोटॉन सेम, आइसो बार में क्या आ रहा है, A आ रहा है तो एटॉमिक मास सेम, आइसोटोन में N आ रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। एग्जांपल देखिए, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। देखो इसमें तीनों में क्या है, एटॉमिक मास क्या है अलग अलग, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है 1। और आइसो बार का एग्जांपल ले लिया, ये 2 एग्जांपल ले लिया। इसमें देखिए एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। और आइसोटोन में देखिए हमने एग्जांपल लिया क्लोरीन का और कैल्शियम का। इसमें देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, A माइनस Z। पहले केस में क्या हो जाएगा 37 माइनस 17, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 होगा। इस केस में भी आप A माइनस Z निकालिए तो कितना आ जाए 40 माइनस 20, कितना आ गया 20। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा आइसोटोन में सेम। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी छोटा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो बंधा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, उसी स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी एग्जाम में बहुत बार आता है इसलिए याद रखना।
सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होता है पूरे ये नेचर का। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई भी नहीं होता, न्यूक्लियर फोर्स है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर है, याद रखिएगा। दूसरा और स्टार पॉइंट, इट इज ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब कि जैसे एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास कम है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स कम ही एरिया तक लगता है या कम ही वॉल्यूम तक लगता है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि न्यूक्लियर फोर्स की ताकत इतना तक ही होगा, और जो हैवी न्यूक्लियस है जिसका मान लो एटॉमिक मास है 200, जिसका एटॉमिक मास है 200, वो अब इस न्यूक्लियस के अंदर आएगा ही नहीं आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे, उसको आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स का रेंज ही यहीं तक है। तो इन सब पे जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स आए हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स आ गए हैं, इस पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का, कम ही वॉल्यूम तक लगता है, जिसकी वजह से जो हैवी न्यूक्लियस होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं उस पर न्यूक्लियर फोर्स लगता ही नहीं है। इसलिए हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, और उसमें से अल्फा बीटा गामा क्या होने लगता है, डीके होने लगता है। और चौथा प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, फिर भी इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, और न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K Q1 अपॉन में r स्क्वायर था, ये दोनों था। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ऐसा कोई लॉ ऑबे नहीं करता है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन विद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी सारी बातें आपको 2 नंबर में लिखनी है। ये ग्राफ है किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन और उसके बीच का स्पेस। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है r0, और ये r0 किसके इक्वल होता है, 0.8 फर्मी के इक्वल होता है। यानी कि इस डिस्टेंस पर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अब इसमें 2-3 बात याद रखना है। जब डिस्टेंस r0 से ज़्यादा होगा, यानी ये वाला रीजन क्या हो गया, r ग्रेटर देन r0, और ये वाला रीजन क्या हो गया, r लेस देन r0। तो जब ये मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश करा है, ये 2 न्यूक्लियॉन है, ये r0 डिस्टेंस पर यानी स्टेबल कंडीशन में, और अगर आप इसे दूर करोगे तो हमेशा न्यूक्लियॉन क्या चाहेगा, स्टेबल कंडीशन में आना। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर न्यूक्लियॉन यहाँ पे स्टेबल था, अगर इसे हम दूर करेंगे तो वो स्टेबल आने के लिए क्या करेगा, खुद को खींच लेगा, फिर से स्टेबल वाले डिस्टेंस पे आएगा। तो जब हम डिस्टेंस को r0 से ज़्यादा करेंगे, जब डिस्टेंस को r0 से ज़्यादा करेंगे तो न्यूक्लियॉन खुद को खींच करके स्टेबल कंडीशन पे ले आएगा। यानी फोर्स किस नेचर का हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यानी r अगर r0 से ज़्यादा होगा तो फोर्स जो होगा वो किस नेचर का हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। अगर हमने डिस्टेंस को क्या करा, r0 से कम करा, डिस्टेंस को अगर r0 से कम करेंगे न्यूक्लियॉन के, तो न्यूक्लियॉन फिर से स्टेबल कंडीशन में जाना चाहेगा। तो जब डिस्टेंस को कम करेंगे, जब डिस्टेंस को ज़्यादा किया तो उसने अट्रैक्ट करके अपने स्टेबल कंडीशन पे खुद को ले आया, और जब r0 से डिस्टेंस कम करेंगे तो वो रिपेल करके क्या चाहेगा, अपने स्टेबल कंडीशन पे जाना। तो r0 से अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव, सो दैट वो अपने स्टेबल कंडीशन पे आ जाए। तो फोर्स कैसा हो जाएगा, अगर r0 से ज़्यादा हो जाएगा, 0.8 फर्मी से कम होगा, तो इस केस में फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव। अब देखिए, r अगर r0 से कम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, और r अगर r0 से ज़्यादा है तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव। तो इतनी बातें आपको इस ग्राफ में याद रखनी है। देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व विद एटॉमिक मास। अब हम इस कर्व को डिस्कस करना है, ये सिलेबस में है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व विद एटॉमिक मास, यानी आपको इस ग्राफ में देखना क्या है, ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। ये रिलेशन किसके बीच में है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एटॉमिक मास के बीच में। तो पहले इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद इसमें जो जो कंक्लूजन है उस सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। इससे
इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनेगा। बस आप इस ग्राफ को एक बार ध्यान से याद रखिएगा और जो 6-7 पॉइंट मैं लिखाऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपका 1-2 नंबर का वो आसानी से हो जाएगा। अब इस ग्राफ में एकदम अच्छे से देख लीजिए सब कुछ और आप एक एक पॉइंट को नोटिस कीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला कि एटॉमिक मास 30 से ग्रेटर और 170 से कम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो प्रैक्टिकली क्या है, कांस्टेंट, यानी कि 30 से ज़्यादा और 170 से कम एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट है तो देखो सब उसका जो बाइंडिंग एनर्जी है लगभग क्या है, कांस्टेंट, और वो भी ज़्यादा है। तो इस केस में क्या, ऑल्सो ड्यू टू हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दीज आर स्टेबल, यानी वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 30 से ज़्यादा होगा और 170 से कम होगा तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट होगा और वो भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये एलिमेंट सब क्या होगा, स्टेबल होगा। तो 30 से ज़्यादा और 170 से कम जिसका एटॉमिक मास होगा वो एलिमेंट सब क्या होगा, स्टेबल। तो ये रीजन किसका है, स्टेबल का। बच्चों एक पॉइंट क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। दूसरा पॉइंट देखिए, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी फॉर आयरन, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देन क्या होगा, स्लोली डिक्रीज होगा एंड देन स्लोली डिक्रीजेस टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर यूरेनियम। अब यूरेनियम के लिए देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट गया, यानी कि अब ध्यान से देखिए जब हैवी न्यूक्लियस हुआ तो उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ, कम, और वो लेस स्टेबल हो गया। अब एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, आयरन होगा, और उसके बाद क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी स्लोली घटेगा। यूरेनियम के लिए कितना हो जाएगा, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर। अब गौर से देखिए ये 170 से ज्यादा ये वाला और 30 से कम दोनों एलिमेंट का देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। देखिए यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रहा है और यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रहा है, कम, यानी कि 30 से कम, ये वाला रीजन कौन सा है, एटॉमिक मास 30 से कम, और ये वाला रीजन क्या होगा, एटॉमिक मास 170 से ज़्यादा। तो इन सब एलिमेंट का जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम, यानी कि ये क्या है, लेस स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लोअर फॉर बोथ एटॉमिक मास जिसका 30 से कम हो और जिसका एटॉमिक मास 170 से ज़्यादा हो, यानी बहुत ज़्यादा भी हैवी होगा। तो इसकी वजह क्या है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस भी हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन सब आएंगे उस पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं, इसलिए हैवी न्यूक्लियस भी क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। और जिसका एटॉमिक मास कम है, जिसमें न्यूक्लियन कम है, वो भी क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। देखिए ध्यान से हैं, दीज आर लेस स्टेबल एलिमेंट। ये 3 पॉइंट हो गया। 3 और पॉइंट लिखाऊंगा बच्चों। अब देखिए बच्चों चौथा 5वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, देखिए पहले पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, टू गेन स्टेबिलिटी हैवी न्यूक्लियस ब्रेक। अब ध्यान से पहले समझ लिए फिर उसके बाद पढ़ूंगा। आप गौर से देखिए, अगर स्टेबिलिटी गेन करना होगा, अगर हैवी न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी गेन करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसा होगा क्या, जब ये ब्रेक होगा तो देखो, जब ये ब्रेक होगा तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, कम होगा। जब ये ब्रेक होगा तो एटॉमिक मास कम होगा, तो एटॉमिक मास कम होगा तो यहाँ पहुंचेगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी जब यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पहुंचेगा, सपोज कर यूरेनियम ब्रेक होकर कोई एलिमेंट बना लिया X, इसका एटॉमिक मास क्या है, 190। तो अब देखिए एटॉमिक मास कम होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ भी इंक्रीज हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि हैवी न्यूक्लियस को जब स्टेबिलिटी लेना होता है, यानी उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना होता है, तो वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होगा तो इस तरफ आ जाएगा और क्या होगा, एटॉमिक मास कम हो जाएगा। एटॉमिक मास कम हो जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से जब लाइटर न्यूक्लिया होता है उसको स्टेबिलिटी गेन करना होता है, तो उसको भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना होगा। तो वो क्या करता है, वो दोनों जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, सपोज करो ये 2 और 3 जोड़ करके 5 बना लिया, तो 5 मान लो यहाँ पर कोई है, 5 एटॉमिक मास का कोई एलिमेंट है, देखिए 5 के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इन सब का बाइंडिंग एनर्जी कम था और ये कंबाइन होकर के एक ऐसा एलिमेंट बना लिया जिसका बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया, ज़्यादा। तो ये क्या हो गया, फिर से इन्होंने क्या कर लिया, स्टेबिलिटी गेन कर लिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी टू गेन स्टेबिलिटी हैवी न्यूक्लियस ब्रेक, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड लाइटर न्यूक्लियस
कंबाइन, हैवी वाला ब्रेक होकर स्टेबल बनना चाहता है और लाइटर वाला कंबाइन होकर के स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। दोनों प्रोसेस में क्या होगा, दोनों प्रोसेस में चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो, दोनों प्रोसेस में देखिए क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है। और बाइंडिंग एनर्जी बढ़े यानी कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज। देखिए चाहे ये प्रोसेस हो चाहे ये प्रोसेस हो, दोनों केस में बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टू गेन स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मस्ट बी इंक्रीज। और जब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगा इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो, अगर वो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, न्यूमेरिकल करने में काफी हेल्प करेगा। यानी चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और वो कितना रिलीज होगा, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी माइनस फाइनल बाइंडिंग एनर्जी। अब बच्चों लास्ट पॉइंट देखो एकदम ध्यान से, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियस। जैसे बताया था ये वाला प्रोसेस क्या है, ये वाला न्यूक्लियर फिजन, स्प्लिट होना है हैवी का लाइटर में। ये क्यों होता है, टू गेन स्टेबिलिटी। एग्जांपल ले लिया यूरेनियम का, यूरेनियम स्प्लिट हो गया बेरियम और क्रिप्टॉन में और बहुत सारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। दूसरा प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होगा, टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस, अगेन टू गेन स्टेबिलिटी। चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, दोनों प्रोसेस किस लिए होता है, टू गेन स्टेबिलिटी। इसमें एग्जांपल ले लिया मैंने इसका, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलकर क्या बना लिया, हीलियम, और यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ। मैंने पहले बता दिया था चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, अगर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, दोनों प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा।